गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आपने चार्ली चैपलिन यानी हम सब इस पाठ की रीडिंग ज़रूर की होगी और मुझे उम्मीद है समरी समझ आ गई होगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि अभी चैपलिन पर, यहाँ पर मिसिंग है, प्लीज़ आप ध्यान देंगे, करीब 50 वर्षों तक काफ़ी कुछ कहा जाएगा। चार्ली चैपलिन की फिल्में पिछले 8 दशकों से लोगों का मनोरंजन कर रही हैं। संसार के लोग दूरदर्शन तथा फिल्मों के माध्यम से चार्ली को भूगोल तथा संस्कृतियों से खिलवाड़ करते हुए देखते हैं। लाखों करोड़ों बच्चे उनकी फिल्में देखकर खुश होते हैं। जो बच्चे आज उनकी फिल्में देखकर मंत्रमुग्ध हो रहे हैं, वे मृत्यु समय तक चार्ली चैपलिन की फिल्मों को याद रखेंगे। इसलिए लेखक का यह कहना उचित है कि अभी करीब 50 वर्षों तक चैपलिन के बारे में काफ़ी कुछ कहा जाएगा और चार्ली की लोकप्रियता और चर्चा अभी जीवित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैपलिन ने न सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया बल्कि दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को तोड़ा। इस पंक्ति में लोकतांत्रिक बनाने का और वर्ण व्यवस्था तोड़ने का क्या अभिप्राय है? क्या आप इससे सहमत हैं? लोकतांत्रिक बनाने का अर्थ है सामान्य लोगों के लिए उपयोगी बनाना, सामान्य लोगों की अनुभूति को प्रकट करना, किसी विशेष वर्ग या वर्ण का प्रतिनिधित्व न करना। एक समय था जब कवि और कलाकार राजाओं तथा सामंतों को प्रसन्न करने के लिए कला दिखाते थे। लोकतांत्रिक कला सब लोगों को प्रसन्न करने के लिए होती है। चार्ली ने ऐसा ही किया। चार्ली की फिल्मों ने इन सभी संकुचित सीमाओं को तोड़ा। राजा हो या रंग, नारी हो या पुरुष, बच्चा हो या बूढ़ा, अमीर या गरीब, सब उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं देखा। सभी को हंसाया, खूब हंसाया। इसलिए यह कहना सर्वथा उचित है कि चार्ली ने न केवल फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया और वर्ण व्यवस्था को भी तोड़ा। हम इस हास्य कथन से 100% सहमत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने चार्ली का भारतीयकरण किसे कहा और क्यों? गांधी और नेहरू ने भी उनका सानिध्य क्यों चाहा? लेखक ने राज कपूर द्वारा बनाई गई आवारा नामक फिल्म को चार्ली का भारतीयकरण कहा। राज कपूर ने आवारा तथा श्री 420 में नायकों को अपने पर ही हंसाया। उसके बाद भारतीय फिल्मों में यह परंपरा ही चल निकली। दिलीप कुमार, देवानंद, शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी ने चार्ली का अनुकरण करके स्वयं पर हंसने की परंपरा को आगे बढ़ाया। गांधी भी कभी कभी चार्ली की तरह अपने पर हंसते थे। लेखक ने लिखा है कि महात्मा गांधी में चार्ली चैपलिन का खासा पुट था। नेहरू और गांधी चार्ली चैपलिन के साथ रहकर प्रसन्न होते थे, कारण वे स्वयं पर हंसने की इस कला पर मुग्ध थे। गांधी जी की चाल ढाल में, पहनावे में चार्ली का पुट देखा जा सकता है। गांधी और नेहरू की विचारधारा चार्ली से मिलती जुलती है। वे दोनों लोकतंत्र के समर्थक थे, इसी कारण वे दोनों चार्ली का सानिध्य चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने कलाकृति और रस के संदर्भ में किसे श्रेष्ठकर माना है और क्यों? क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण दे सकते हैं जहां कई रस साथ साथ आए हों? कला हमेशा स्वतंत्र होती है और उसे विशेष सिद्धांतों और नियमों में नहीं बांधा जा सकता। यदि कला भावनाओं से जुड़ी हो तो उसी में सभी रस विद्यमान हो सकते हैं। भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र में अनेक रसों की चर्चा की गई है। लेखक भी कलाकृति के माध्यम से अनेक रसों को परिपाक करता है। चार्ली की हास्य कला में कई तरह के रसों का संगम देखा जा सकता है। त्रासदी, करुणा और हास्य रसों के वे सफलतम कलाकार माने जाते हैं। किसी वीर सैनिक के बलिदान के प्रसंग में करुणा और वीर रसों का संगम रहता है।
इसी प्रकार किसी पागल व्यक्ति के क्रियाकलापों से करुणा तथा हास्य दोनों रसों का आनंद प्राप्त किया जा सकता है। संस्कृत में अनेक ऐसे नाटक हैं जिनमें एक साथ 2 से 3 रसों का परिपाक हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की जद्दोजहद ने चार्ली के व्यक्तित्व को कैसे संपन्न बनाया। अब देखिए, जद्दोजहद का मतलब क्या है कि जीवन के संघर्ष ने किस तरह से चार्ली के व्यक्तित्व को संपन्न बनाया। चार्ली को अपने आरंभिक जीवन में काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। चार्ली एक परित्यक्ता तथा दूसरे दर्जे की स्टेज अभिनेत्री का बेटा था। आगे चलकर उसकी माँ पागल हो गई। वे हमेशा गरीबी का सामना करते रहे। चार्ली पर साम्राज्य, औद्योगिक क्रांति, पूंजीवादी सामंतशाही से गर्वोन्मत्त समाज ने अनेक अत्याचार किए, लेकिन चार्ली इन प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करता रहा। उसने अपना धैर्य और साहस कभी नहीं छोड़ा। उसने लोगों को हंसना सिखाया। जीवन के संघर्ष ने उसे जीवन मूल्य प्रदान किए, जिसके कारण उसकी हास्य कला पूरे संसार में लोकप्रिय हो गई और वह करोड़पति बन गया। इस तरह जीवन के संघर्ष ने ही चार्ली को संपन्न बनाया। यह सच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ली चैपलिन की फिल्मों में निहित त्रासदी, करुणा, हास्य का सामंजस्य भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र की परिधि में क्यों नहीं आता। भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र रस को महत्ता देता है, लेकिन करुणा व हास्य जैसी विपरीत रस वहाँ एक साथ नहीं आते। चार्ली चैपलिन की फिल्मों में त्रासदी, करुणा एवं हास्य का सामंजस्य मिलता है। यह स्थिति रस सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। दूसरे के दुख में हंसना या हंसी में करुणा देखना भारतीयों के स्वभाव में नहीं है। अतः चार्ली चैपलिन की फिल्मों में निहित त्रासदी, करुणा व हास्य का सामंजस्य भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र की परिधि में नहीं आ सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ली सबसे ज़्यादा स्वयं पर कब हंसता है। चार्ली स्वयं पर सबसे अधिक तब हंसता है जब वह गर्वोन्मत्त, आत्मविश्वास से लबरेज, सफलता, सभ्यता, समृद्धि की प्रतिमूर्ति, दूसरे से ज़्यादा शक्तिशाली व श्रेष्ठ समझता है। जब चार्ली स्वयं को वज्र से भी कठोर और फूलों से भी कोमल समझता है तो उसे अपने आप पर हंसी आने लगती है, लेकिन उसकी सारी खुशियाँ उस गुब्बारे के समान है जो सुई लगते ही फुस हो जाती है। चार्ली अपने मन में अच्छी तरह समझता है कि यह सब सारहीन और अस्थायी है। वह मानो यह संदेश देना चाहता है कि अमीरी, अभिमान, आत्मविश्वास को अस्थिर मानकर उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। बच्चों देखिए, चार्ली चैपलिन जब अपनी उन्नति पर नज़र डालता है, अपनी लोकप्रियता से वो खुश होता है, तो उसे अपना अतीत याद आने लगता है और उसकी सारी खुशियाँ उस गुब्बारे की तरह समाप्त हो जाती हैं। जिस तरह से गुब्बारे में आपने देखा होगा कि सुई लगने से जब उसकी हवा निकल जाती है तो वो सारा यूजलेस हो जाता है, कह लीजिए। तो उसी तरह उसकी सारी खुशियाँ समाप्त हो जाती हैं। तो चार्ली के पाठ से हमें यही शिक्षा मिली कि हम परिस्थितियों से जूझते हुए अपने आप पर जो है हंसना सीखें, हंसना सिखाएं और समय से मुसीबतों से कभी न घबराएं और कभी भी अपनी अमीरी पर, अपनी उन्नति पर घमंड न करें। बच्चों आज का होमवर्क है कि आप क्वेश्चन आंसर नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। थैंक यू।